नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड कवर किया था। आज नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कवर, परमाणु एवं अणु। ठीक है, NCERT कवर कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, कि परमाणु के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले 500 ईसा पूर्व यानी 500 BC एक भारत के दार्शनिक रहे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद ने बताया कि अगर हम किसी द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है, अगर हम किसी द्रव्य को तोड़ते जाएं यानी उसको विभाजित करते जाएं, अगर हम किसी द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम उसको दोबारा तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन भी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। जो ये होता है, ये क्या होता है, पदार्थ की अवस्था। जैसे ठोस द्रव गैस होता है ना, तो वो भी क्या है, किसकी फॉर्म है। और द्रव्य क्या होता है, पदार्थ, मैटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पेन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पेन को आप कितनी बार तोड़ सकते हो, एक बार तोड़ा, दो बार तोड़ा, तोड़ते जाओगे, पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब उसको आप तोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, वो छोटा कण ही क्या कहलाता है, परमाणु। ठीक है, वो छोटा कण ही क्या कहलाता है, परमाणु। अब देखिए, जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बता तो दिया, बट उन्होंने किसी बुक वगैरह में, ठीक है, या किसी पत्रिका में इसको लिखा नहीं था, या किसी ग्रंथ में इसको लिखा नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, परमाणु की जो खोज है उसका श्रेय इनको महर्षि कणाद को नहीं जाता। ठीक है, परमाणु की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसी और व्यक्ति को जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर इन्होंने बता जरूर दिया था, सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था, भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं सिंपल बात करूं कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी निर्जीव पदार्थ है, ठीक है, निर्जीव पदार्थ है, इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी निर्जीव पदार्थ। देखो, पदार्थ में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस। ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर ही बने होते हैं, जिसको परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी एटम से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका मकान है, ठीक है, तो मकान किससे मिलकर बना है, ईंट से। ईंट किससे मिलकर बनी है, मिट्टी से। और मिट्टी में क्या है, छोटे छोटे रेत के कण। ठीक है, छोटे छोटे रेत के कण। तो जो ये मकान है, इस मकान की जो रचनात्मक इकाई है, रचनात्मक मतलब कि जिससे इसकी रचना हुई है, इस वजह से क्या बोला गया इसको, रचनात्मक। ठीक है, तो जो इसकी रचनात्मक इकाई है वो क्या है, इसके छोटे छोटे कण। ठीक है, इसी तरह कोई भी पदार्थ होगा, ठीक है, कोई भी पदार्थ होगा जो उसकी रचनात्मक इकाई होगी वो क्या होगी, एटम या फिर परमाणु। ठीक है, एटम या फिर परमाणु। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एटम किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें एटम के साइज की, चलो पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये तो महर्षि कणाद ने बताया था। ठीक है, और एटम की परिभाषा भी आपको पता चल गई, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कि पदार्थ की सबसे छोटी व सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या थी, अब जैसे जैसे समय आगे गया, ठीक है, जब 18वीं सदी का दौर आया, 18वीं सदी का, तब एक इंग्लैंड में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने कुछ बातें बताई परमाणु के बारे में। उन्होंने भी ये बताया कि अगर हम किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम उसको दोबारा तोड़ नहीं पाएंगे या दोबारा उसको विभाजित नहीं कर पाएंगे, और वही कण क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित, परमाणु से संबंधित जो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम था, परमाणु सिद्धांत। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो जॉन डाल्टन है उनको परमाणु की खोज का श्रेय भी किसको जाता है, जॉन डाल्टन को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आए कि परमाणु की खोज किसने की, तो आप क्या लगाएंगे, जॉन डाल्टन। अगर आए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया सबसे पहले, तो क्या लगाएंगे, जॉन डाल्टन। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, लिख दिया था, यानी बुक में लिख दिया, अपनी पत्रिका में लिखा, और पूरे विश्व में क्या कर दिया, उसको
प्रकाशित करवा दिया, ठीक है। इसी वजह से जो सबसे मतलब जो परमाणु की खोज का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जॉन डाल्टन को ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए परमाणु की खोज किसने की तो आप क्या लगाएंगे, जॉन डाल्टन। अब देखिए जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसमें क्या बातें कहीं, ठीक है, ये आपसे आ सकता है एग्जाम के अंदर कि ये ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने कहा, पहली बात क्या कही जॉन डाल्टन ने कि सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, किससे मिलकर बने होंगे, सभी द्रव्य परमाणु से बने हैं, ठीक है। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि अब जैसे पेन है ये भी किससे मिलकर बना है, परमाणु से। अगर मैं तोड़ता जाऊंगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, परमाणु। तो जो सभी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से, ठीक है। दूसरा कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वैसे मैं आपको सीधा बताऊं, साइंस के अंदर क्या होता है, जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है यही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और साइंस बना ही इसी चीज़ के लिए, केमिस्ट्री इसी चीज़ के लिए बनी है कि दो अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, कुछ नया बनाया जाए, ठीक है। तो वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होता है उसका न तो विनाश होता है और न ही निर्माण कहें या फिर सृजन, ठीक है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो उसमें किसी परमाणु का विनाश किया जा सकता है और न ही कोई सृजन किया जा सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट इन्होंने कहा कि जो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण वो क्या है, परमाणु, ठीक है। परमाणु कि परमाणु जो पदार्थ की सबसे जो छोटी इकाई है यही सबसे छोटा है, ठीक है। देखिए शुरू में तो इन्होंने कहा कि परमाणु सबसे छोटा है, मतलब किसी ने परमाणु की बात स्टार्ट की थी करनी, ठीक है। मतलब कि अभी तक तो किसी को परमाणु के बारे में पता नहीं था। तो ये जैसे अब तो आपको पता है कि जो परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। उस समय तो नहीं पता था, ठीक है। तो उस समय इतनी बड़ी बात करना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। आज ये बात इनकी कामयाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। बट उस समय कामयाब थी, ठीक है। उस समय किसी ने परमाणु के बारे में बात करना शुरू किया था, ठीक है। और एक बात याद रखना दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एटम ही भाग लेता है, इस वजह से हम इसको परमाणु की स्टडी करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके कैसे भाग लेता है, ठीक है। अब कई बातें जो उन्होंने कही वो गलत भी निकली। जैसे ये बात उन्होंने कही, ये बात बाद में जाके गलत साबित हुई, ठीक है। एक क्या कहा, समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो उस समय क्या कहा कि जो समान एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट, जो उनके परमाणु होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। बट ये आज कामयाब नहीं होती, क्योंकि आपको पता है आइसो बार्स आ चुके हैं, आइसो टॉप्स आ चुके हैं, यानी समस्थानिक आ चुके हैं। ये अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही उस समय, पर अब ये कामयाब नहीं होती, पर अपने सिद्धांत में तो कहा इन्होंने, ठीक है। एक बात कही कि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। बट क्या हो गया, आइसोटोप्स आ गए हैं, ठीक है, आइसोटोप्स आ गए। तो ये बात भी फेल हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने कुछ ये 5-6 मुख्य बातें कहीं, कुछ बातें इनकी सच भी थी और कुछ बातें बाद में जाके फेल कर गई। क्यों, क्योंकि बाद में जब परमाणु के बारे में और खोज शुरू हुई तो नए नए वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। अगले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर कहा, ठीक है। तो कुछ बातें आज कामयाब हैं, कुछ बातें फेल भी हो चुकी हैं, पर उस लेवल पर किसी ने परमाणु की बात की थी तो ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब देखिए ज़रा समझते हैं कि परमाणु के बारे में थोड़ा और डिटेल पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, जो अगर मैं एटम की साइज की बात करूं, परमाणु का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है।
अगर आपसे आए कि परमाणु का साइज कितना होता है तो क्या लगाएंगे 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि परमाणु का साइज 1 नैनोमीटर होता है। अब ये कितना छोटा होता है, अब प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि कितना छोटा है, 1 नैनोमीटर होता कितना है। ठीक है, देखिए इस 10 की चाहे 1 नैनोमीटर बोलो, चाहे 10⁻⁻9 मीटर बोलो, या फिर चाहे 1/10⁻9 बोलो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब क्या करिए इसका साइज पता करने के लिए कि परमाणु का साइज कितना होता है, देखिए अब क्या करिए 1 मीटर क्या लीजिए, 1 मीटर रेडियस लीजिए, त्रिज्या लीजिए 1 मीटर की। हालांकि 1 मीटर नहीं है, आपको पता है 1 मीटर कितना बड़ा होता है। ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या का क्या बनाइए, एक सर्कल बनाइए। ठीक है, 1 मीटर त्रिज्या का एक सर्कल बनाइए। ठीक है, अब आप इस सर्कल को कितनी बार काट सकते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बार, अनेक बार काट सकते हैं। ठीक है, और जो 10⁻9 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अरब के। ठीक है, तो मैं इस 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 1 अरब टुकड़े करूँगा, 1 अरब टुकड़े करूँगा, जो मेरा 1 अरबवां टुकड़ा आएगा उसके साइज जितना होता है एटम का साइज, यानी उसके साइज जितना क्या होता है एटम का साइज। इस वृत्त का 1 अरबवां जो टुकड़ा होगा उसके साइज के बराबर किसका होगा, परमाणु का आकार होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि परमाणु कितना छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए परमाणु का क्या होता है कि जो एटम होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है। अब देख लो कितना छोटा है, 1 अरबवां भाग कितना छोटा होगा। अगर एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप परमाणु को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे इकट्ठा भी करेंगे ना परमाणु को, तो लाख परमाणु को अगर एक के ऊपर ऐसे इकट्ठा करेंगे तब भी बड़ी मुश्किल से एक कागज़ की शीट के बराबर हो पाएगा। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु का आकार कितना छोटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो एटम होता है ये प्रकृति के में क्या होता है, स्वतंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, और इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता तो हम इसको अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए माइंड में कि जब ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है, और जब हम इसको आंखों से नहीं देख सकते तो हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो भाग लेता है वो कौन लेता है, एटम ही लेता है। ठीक है, अब देखिए जो एटम होगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा प्रकृति में। ठीक है, अब ये स्वतंत्र में नहीं पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, अभिक्रिया करता रहेगा, किसी न किसी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया 2 टाइप से करेगा, यानी ये क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा, समूह बनाएगा। अब ये 2 टाइप से ग्रुप बनाएगा। ठीक है, एक तो ये करेगा अभिक्रिया करके, ठीक है यार, एक तो लिख लें आप बिना अभिक्रिया के ग्रुप बनाएगा, एक अभिक्रिया के साथ ग्रुप बनाएगा। ठीक है, जो एटम होगा वो प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाया जाता तो अब क्या करेगा, वो ग्रुप बनाएगा। ठीक है, और ग्रुप कैसे बनाएगा, एक तो बिना अभिक्रिया के बनाएगा और एक अभिक्रिया के बनाएगा। ठीक है, तो एटम का वह समूह या ग्रुप जो किसी बिना अभिक्रिया के बनाए उसे कहते हैं हम तत्व। ठीक है, यानी एलिमेंट। इसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा भी था थोड़ा। ठीक है, तत्व। और जो अभिक्रिया करके बनाए, ठीक है, उसको कहते हैं हम अणु। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि इसने बिना अभिक्रिया के ग्रुप बनाया है। ठीक है, चाहे 1 एटम हो, चाहे 2 एटम हो, चाहे लाख एटम हो, इसने बिना अभिक्रिया के करके ग्रुप बनाया है, तो क्या इसके गुणों में चेंज आएगा, नहीं। चाहे 1 एटम हो, चाहे लाख एटम हो, तो ये नंबर पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो तत्व होता है वो क्या होता है, इसके गुणों में क्या होता है, चेंज नहीं आता, और ये संख्या पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे कि कोई भी तत्व होता है कि हम तत्व के पीछे कभी भी नंबर नहीं लिखते। क्या आपने एल्यूमिनियम ऐसे 2 लिखा हुआ देखा है कभी एल्यूमिनियम के पीछे, नहीं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, तत्व, उसके पीछे संख्या नहीं लिखते। ठीक है, और इसके पीछे संख्या लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसने अभिक्रिया करके समूह बनाया है। जैसे CO2, देखिए यहाँ पे संख्या लिखी हमने, O2 यहाँ पे संख्या लिखी। ठीक है, तो ये क्या करता है, नंबर पे डिपेंड करता है। अब देखिए हम सिंगल एटम को तो नहीं जान सकते कि सिंगल एटम के बारे में क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो कैसा है क्या नहीं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब हम एलिमेंट को तो देख सकते हैं, तत्व को तो देख सकते हैं, यानी जो
प्रॉपर्टी इसकी पाई जाएगी, वही प्रॉपर्टी इसकी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना अभिक्रिया के समूह बनाया है इसने, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी इसकी पाई जाएगी वो इसकी नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने गुणों का एक दूसरे के साथ क्या अभिक्रिया के दौरान क्या किया है, अपने गुणों को एक दूसरे के साथ शेयर किया है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसकी नहीं पाई जाएगी, पर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इसकी पाई जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो एलिमेंट होता है उस पदार्थ के सबसे क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो तत्व और अणु होते हैं ये भी शांत नहीं बैठते, ये भी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी दो तरीके से अभिक्रिया करेंगे, एक तो बिना अभिक्रिया के ग्रुप बनाएंगे और एक अभिक्रिया करके यानी रिएक्शन करके एक विदाउट रिएक्शन के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जो विदाउट रिएक्शन के ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक, ठीक है। और जो सेम प्रॉपर्टी तत्व की है वही यौगिक की होगी, ये भी नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो अभिक्रिया करके ग्रुप बनाएगा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर यानी मिश्रण, ये नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यौगिक और तत्व क्या होते हैं, ठीक है। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये आगे आपके आगे चैप्टर में आएगा, ठीक है। वैसे तो हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था। अब देखिए अब क्या हुआ कि जब वैज्ञानिकों को क्या हुआ कि अब जब वैज्ञानिकों ने तत्व, पहले तो क्या था कि वैज्ञानिक तत्व और यौगिक को एक जैसा ही मानते थे, अणु को तत्व को एक जैसा ही मानते थे। पर जैसे जैसे धीरे धीरे साइंटिस्टों ने क्या किया कि तत्व और यौगिकों के बीच डिफरेंस आता चला गया, तो उन्होंने क्या किया, अभिक्रियाएं करानी शुरू कर दी, तत्वों की तत्वों के साथ, यौगिकों की यौगिकों के साथ, अणु की यौगिक के साथ, ऐसे अभिक्रिया करानी शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसे ही दो वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था लेविजिए और एक का नाम था प्राउस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले जब तत्व और यौगिक के बीच में डिफरेंस का पता चला, तत्व व यौगिकों के बीच में जब जो डिफरेंस होता है उसके बारे में पता चला, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, रासायनिक संयोजन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं करानी शुरू कर दी, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे लेवोजिए और एक थे प्राउस्ट। सबसे पहले इन दो वैज्ञानिकों ने दो सिद्धांत दिए, ठीक है। क्या क्या दिए, दो सिद्धांत, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो दो नियम दिए, एक था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक था स्थिर अनुपात का नियम। अब हम इसको दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या था, ठीक है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, और आपको द्रव्यमान के बारे में पता होता है क्या होता है, ठीक है, क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो क्लास देख लें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा वो, ठीक है। देखिए ये पेन है, इस पेन के अंदर कुल पदार्थ की जितनी मात्रा है वो क्या कहलाएगा, इसका द्रव्यमान, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास जो फ़ोन है, उस फ़ोन के अंदर जो टोटल मटेरियल है ना, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। कहीं भी लेके जाओ, चांद, सूर्य या पृथ्वी पे, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, केवल चेंज क्या होता है, वेट, भार चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, आपने एक एनर्जी का नियम सुना होगा, ठीक है, ऊर्जा का, एनर्जी का, कि एनर्जी को ना तो विनाश किया जा सकता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, ना उसका निर्माण किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सेम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब कोई तत्व या तत्व भाग लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, कभी भी ना तो चेंज होता है ना बदलता है उसके परमाणुओं का, ठीक है। जरा एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए आपके पास क्या है, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद, यानी अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद की स्थिति को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए आपके पास है 5 kg चीनी, ठीक है, आपके पास है 2 kg नमक, ठीक है। आपके पास क्या है, 5 kg चीनी है और 2 kg नमक है। अब आप इन दोनों का वेट करोगे अभिक्रिया से पहले, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 kg,
ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि आप इन दोनों को मिला दो, क्योंकि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, मिलाना, दो अलग अलग पदार्थों को मिलाना। नमक अलग पदार्थ है, चीनी क्या है, अलग पदार्थ है, दोनों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ क्या बनेगा, 7 kg का कुछ भी पदार्थ बने, कुछ भी मटेरियल बने, वो बन जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इसका वेट करूँगा तो कितना आएगा, 7 kg ही आएगा, ठीक है। यानी पहले भी 7 kg था, अब भी 7 kg है, ठीक है। तो यही कहलाता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की कुल मात्रा, 5 और 2 7, ये 7, ठीक है। तो पदार्थ की जो कुल मात्रा है वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है, संरक्षित रहती है। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, जरा समझना, इसके आसान है। आपने पढ़ा होगा जल, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान तो आपको पहले भी होगा। जल जो बनता है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से, ठीक है। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O, और ये क्या होता है, H2O, ठीक है। जल को क्या बोलते हैं, H2O। अब देखिए, हाइड्रोजन एक अनुपात में मिलाना पड़ेगा, कैसे कि अगर हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। यानी 2H2O बन जाता है, ठीक है। यानी जो ये वाली स्थिति है ये क्या है, अभिक्रिया से पहले, और ये वाली स्थिति है अभिक्रिया के बाद, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो बन के उत्पाद जो तैयार हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है 4H प्लस O2 = 2H2O, ठीक है। यानी ये अभिक्रिया से पहले और ये अभिक्रिया से बाद, ठीक है। अब देखना कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करते हैं या नहीं, क्या हमारा नियम सही है या नहीं। अब आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, गुणा हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कुछ द्रव्यमान, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक मास, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, ठीक है। तो याद रखना कि इसका मास क्या होता है, ठीक है, ये क्योंकि इसके बिना समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब देखना कि हाइड्रोजन का कितना मास होता है, 1, तो 4 और 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 थे, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ठीक है। तो 4 एकम 4, 16 दूनी 32, कितना हो गया, 36, ठीक है। अब इस वाली साइड को देखते हैं। अब देखिए, जो ये 2 है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, ठीक है। हम 10th क्लास में जब किसी अभिक्रिया को बैलेंसिंग करेंगे, संतुलित करेंगे, तो उसमें सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के साथ भी है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32 = 36, ठीक है। तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों क्या है, सेम, ठीक है। तो यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो उसके परमाणु भाग लेते हैं उनका ना तो क्या होता है, विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है, वो संरक्षित रहते हैं। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट रूल क्या था, जो नियम दिया था, स्थिर अनुपात का नियम, ये देखते हैं।
स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी यौगिक है, ठीक है, कोई भी यौगिक है वो किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से। देखिए, कोई भी यौगिक होगा वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। तो किसी भी यौगिक में जो तत्वों का जो अनुपात होता है, तत्वों का जो रेशो होता है, वो क्या होता है? स्थिर रहता है, समान रहता है। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहता है, और यही क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अब जरा एग्जांपल से समझना इसको कैसे। देखिए, हमारे पास क्या है? H2O यानी जल। जल क्या है? एक यौगिक। ठीक है, और जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कितनी है? 2, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है? 1, है ना? एटॉमिक मास कितना होता है? 1। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है? तो मतलब 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, यानी 2:16, और इसको सोल्व करना चाहे 1:8। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं से भी जल लेके आएँ, चाहे अमेरिका से लेके आएँ, इजराइल से लेके आएँ, टंकी से लेके आएँ, या फिर फ्रिज में से लेके, कहीं से भी हम वाटर लेके आएंगे, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा, द्रव्यमान होगा, ये द्रव्यमान है। ठीक है, ये क्या है? द्रव्यमान। वो कितना होगा? 1:8। ठीक है, 1:8। और ये हमने कैसे निकाला, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, ये तो है द्रव्यमान। अगर मैं बात करूं कि इसके परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो H2O क्या होता है? जल। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? कितने हैं? 1, 2 लगाए ना हाइड्रोजन के साथ, तो 2। ऑक्सीजन के साथ कितने हैं? 1, तो 1, 2:1। ये याद रखना, कई बार कन्फ्यूजन ना कर दे। ठीक है, तो अगर पूछे जल का द्रव्यमान पूछे तो 1:8, अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे जल का तो 2:1। ठीक है, तो यानी कहीं से भी हम जल लेके आएंगे तो उसका द्रव्यमान ये होगा और परमाणु द्रव्यमान ये होगा। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें अमोनिया का, NH3। ठीक है, अमोनिया किससे मिलकर बनी होती है? नाइट्रोजन से। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन कितनी है? 1, इसमें हाइड्रोजन कितनी है? 3। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम द्रव्यमान के आधार पर ज्ञात करना चाहें, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1, अभी पीछे हमने लिखे थे, और जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14। ठीक है, तो रेशो क्या आएगा द्रव्यमान के आधार पर? 14:3। ठीक है, और अगर हम परमाणु के आधार पर ज्ञात करना चाहें, एटम के आधार पर द्रव्यमान ज्ञात करना चाहें, तो नाइट्रोजन का कितना है यहाँ पे? 1, हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 1:3। यानी अगर हम कहीं से भी अमोनिया लेके आएंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो इस रेशो में होगा, और जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो इस रेशो में होगा। यही कराता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, अगर आपको पता है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन में कितने एटम्स होते हैं? आपको पता होना चाहिए कार्बन में कितने एटम होते हैं। कार्बन में कितने एटम होते हैं? देखिए, कार्बन में यहाँ कितने एटम हैं? 1। ठीक है, कार्बन में कितने एटम हैं? 1। और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 6। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यहाँ कितने एटम हैं? 2। और इसका जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, वो कितना होता है? 16। तो 6:16 दूनी 32। और इसको सोल्व करना चाहें 3:8। ठीक है, तो जो इसका द्रव्यमान रहेगा तो वो कितना रहेगा? 3:8। ठीक है, यानी कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आओ तो उसमें जो रेशो रहेगा, कार्बन इतनी रहेगी और ऑक्सीजन इतनी रहेगी। ठीक है, अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन कितना है? 1,
ऑक्सीजन कितनी है 2, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा 1:2, ठीक है। तो यही नियम क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि ये क्या है, यौगिक है सब, ठीक है। कोई भी यौगिक हो उसमें क्या होता है, तत्वों का क्या होता है, जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, यही कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे क्या है, हाँ एक पॉइंट और है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी में है वही पढ़ेंगे, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए जर्नल साइंस आती है, ठीक है, तो आप जर्नल ही पढ़ेंगे, कोई फालतू चीज़ें ही नहीं कवर करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई तत्व है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ठीक है, ब्रोमीन है, कॉपर है, ठीक है, ओरम है, गोल्ड है, ये तत्व, इनको, ये जो तत्व है हम कैसे निर्धारित करते हैं कि कोई तत्व है या कोई यौगिक है, ठीक है। यानी कोई ना कोई एक मानक संस्था तो होनी चाहिए ना, कि जो इनको एक बेस प्रदान करे या इनको मान्यता दे, ठीक है। तो ऐसी एक संस्था है IPUAC, ठीक है, एक संस्था है जो क्या करती है, तत्वों को प्रतीक प्रदान करती है। जैसे एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है, संकेत क्या है Al, ब्रोमीन का Br, कॉपर का Cu, ओरम का यानी सोने का क्या है Au, ठीक है। तो ये इनको क्या करती है, इनको प्रतीक या संकेत प्रदान करती है, और ये संकेत का कोई आधार नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं जैसे कॉपर है, कॉपर कहाँ पाया गया था सबसे पहले, साइप्रस में, तो कई बार तो इसके स्थान के आधार पर इसका नाम, इसके संकेतों को निर्धारित करते हैं, ठीक है। और कई बार इनके लैटिन नाम के आधार पर, जैसे मान लीजिए लोहे को किस उसमें लिखते हैं हम Fe में, ठीक है, आयरन को किस में लिखते हैं Fe में, इसका संकेत Fe है। तो Fe क्या है, आयरन का लैटिन नाम है, ठीक है। और कईयों को पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा, जैसे जिंक Zn में प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। ये सब इनको जो संकेत हैं इनको मान्यता कौन देता है, IPUC, ठीक है। तो इसकी एक बार कई बार फॉर्म आ जाती है, फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म लिख लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये संस्था है IUPAC जो तत्वों के प्रतीक प्रदान करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है। देखिए अब जैसे जैसे परमाणु के बारे में पता चला, ठीक है, तो वैज्ञानिकों के मन में क्या आया कि परमाणु का जो द्रव्यमान है उसको मेजर करने की एक टेंडेंसी सी जाग उठी कि इसका द्रव्यमान कैसे मापेंगे या क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान वो क्या होता है, एक एटम के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। यानी एक एटम का जो द्रव्यमान होगा उसको क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान। अब माइंड में प्रश्न ये आना चाहिए आपके कि ये जो एक एटम का जो द्रव्यमान हो उसको कैसे मेजर किया गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक मशीनें होती हैं, उसके साथ इसको मेजर करते हैं, ठीक है। पर अब हमें हर एक परमाणु का, क्योंकि हर एक तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं, तो हर एक एटम का जो परमाणु होता है अलग अलग होता है, उनके परमाणु द्रव्यमान कैसे याद करेंगे, ठीक है, यानी उनके परमाणु द्रव्यमान को किस आधार पर ज्ञात किए होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक मानक बनाया गया, ठीक है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक मानक लिया गया जिसका नाम था C12 कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 के समस्थानिक के बारे में हम कल पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में क्या होता है, C12 समस्थानिक, ठीक है। तो इसके आधार पर इसको बेस लगाकर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान क्या किए गए, ज्ञात किए गए, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस आधार पर सभी परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात किए गए, तो आप क्या लगाएंगे, कार्बन 12 के समस्थानिक के आधार पर, ठीक है। अब आगे जो है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अब देखिए आगे जो आपका है वो है
आणविक द्रव्यमान और मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी छोड़ते नहीं, कुछ भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आणविक द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं कि आणविक द्रव्यमान होता क्या है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। किसी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो क्या होता है कि उसके परमाणुओं के कुल, उसके परमाणुओं के संगठक के कुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं हम, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी परमाणुओं के संगठक के कुल द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से, जैसे H2O। ठीक है, तो देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परमाणुओं के संगठक, यानी दो चीज़ें हैं संगठक। अब इनका कुल द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी और ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी, अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, 2। ठीक है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 1, पीछे लिखा था हमने। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 1। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो 2 + 16 कितना हुआ, 18। तो इसका जो H2O का जो आणविक द्रव्यमान आया वो क्या आया, 18। तो 18 क्या चीज़ आई है, जो ये H2O था, जो जल था, इसके परमाणुओं की कुल संख्या, इसके परमाणुओं के संगठन की कुल संख्या जो आई वो क्या आई, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाए। जैसे HNO3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, यहाँ कितने थे, 2, यहाँ कितना है, 1, गुणा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। ठीक है, उससे गुणा करनी है, प्लस नाइट्रोजन कितना है, 1। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 14। वो आपको याद करना पड़ेगा, एटॉमिक मास बिना एटॉमिक मास के नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 14 एकम 14, 16 × 3 = 48। ठीक है, तो टोटल हो गया 63। तो जो ये 63 आया, AMU मापते हैं इसको, तो ये क्या आया, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के संगठन की कुल द्रव्यमान, ठीक है, उसके परमाणु के संगठन के कुल द्रव्यमान क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मोल संकल्पना। मोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मोल क्या होता है, सिंपल, आप पहले मोल को समझिए। मोल होता क्या है, आपको पता है कि अगर आप कहीं बाज़ार में जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमें 1 दर्जन केले दे दीजिए, ठीक है, 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो आपको क्या देता है, 12 केले दे देता है। ठीक है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो 1 दर्जन है उसकी जो क्वांटिटी है कितनी है, 12। ठीक है, तो यानी अगर 2 दर्जन लेंगे तो आपको 24 दे देगा, 3 दर्जन लेंगे 36 दे देगा, 1.5 दर्जन लेंगे 18 दे देगा। ठीक है, यानी जो 1 दर्जन है, 1 दर्जन को कौन शो करता है, 12 केले। ठीक है, यानी 1 दर्जन में 12 संख्या है, 12 क्या है, नंबर है। ठीक है, यानी संख्या है 12। इसी प्रकार क्या होता है, मोल क्या होती है, किसी भी परमाणु, किसी पदार्थ के परमाणु, मोल क्या होती है, किसी भी पदार्थ के, चाहे परमाणु हो, चाहे वो अणु हो, चाहे वो आयन हो, ठीक है, इनकी जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या होगी, वो क्या कहलाएगी, मोल। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, मोल। जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12, उसी प्रकार क्या होगा, किसी पदार्थ के, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, उनकी जो कुल संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, मोल। ठीक है, जैसे हम बात करें 1 मोल होता है जो, वो किसके बराबर होता है, 6.2
023 इंटू 10⁻23। अगर वो परमाणु है तो परमाणु लगाएंगे पीछे, ठीक है। अणु है तो अणु लगाएंगे पीछे, आयन है तो आयन लगाएंगे पीछे, ठीक है। इसके बराबर होता है, ठीक है। यानी अब आप देख लो कि जो 1 मोल होगा उसमें कितने एटम होंगे, 6.023 10⁻23 यूनिट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको मतलब कैसे लिख सकते हैं, अगर 602 लिख के इसके पीछे आप 21 जीरो लगाओगे, यानी 21 जीरो और लगाओगे तो ये संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने इस नंबर को क्यों लिया, एक्चुअली ये क्या दिखा रहा है, ये परमाणु की संख्या दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि परमाणु बिल्कुल ही छोटा होता है, इस वजह से हम उसको दर्जन में तो नहीं माप पाएंगे, ठीक है। दर्जन में तो अगर दर्जन में मेजर करने लगे तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लाख परमाणुओं को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएंगे तो मुश्किल से एक कागज़ की सीट के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हो कि परमाणु कितने छोटे होते हैं तो कितनी संख्या में होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो परमाणुओं को जो मापने की यूनिट है वो क्या है, मोल, ठीक है। और ये मोल दिखाता है कि 1 मोल में कितने परमाणु हैं, तो आप क्या लगाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। सिंपल फंडा है। जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 केले होते हैं उसी प्रकार 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.23 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसी को क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो संख्या। क्यों, क्योंकि इसको एक एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया था, इसी वजह से उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एवोगाड्रो संख्या क्या है तो आप ये लगा देंगे, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको एक दिन में 3 या 4 वीडियो दिए जाएं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हरियाणा के हों या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का हो, UPSC IAS का हो, ठीक है, स्टेट PCS हो, किसी भी बिहार PCS, UP PCS, किसी भी PCS का हो, CDS SSC, सब में ये काम आएगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पहले हम NCERT ही कवर कर लेते हैं, एक चैप्टर मैं डेली हर चीज़ का देता जाऊँ। ज्योग्राफी का एक चैप्टर दे दिया, एक चैप्टर हिस्ट्री का दे दिया, एक चैप्टर पॉलिटी का दे दिया, ठीक है। ऐसे डेली एक चैप्टर 3-4 वीडियो एक दिन में डालता जाऊंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ से। आपको कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।